किडनीज और यूरिन फॉर्मेशन के बारे में पढ़ने के बाद अब हम यूरेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। यूरेटर 10 इंच के लगभग लेंथ के होते हैं। तो 10 इंच का अर्थ है कि ये 25 सेंटीमीटर के लगभग होते हैं, जिसमें से 5 इंच जो है वो एब्डोमेन के अंदर होते हैं और 5 इंच जो है वो पेल्विस के अंदर होते हैं। यूरेटर के जो टिश्यू हैं उनमें 3 लेयर होते हैं, आउटसाइड टू इनसाइड, जैसे एपिथेलियम की लेयर है, ये मस्कुलर लेयर है और एंडोथेलियम की लेयर है। इस तरीके से 3 लेयर इनके पास होती हैं। यूरेटर यूरिन को कैरी करता है रीनल पेल्विस से और यूरिनरी ब्लैडर तक लेकर के जाता है, और इसमें जो मूवमेंट्स होती हैं वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स होती हैं। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से मस्कुलर वॉल में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जो कि यूरिन को पुश करते हैं यूरिनरी ब्लैडर की तरफ, और ये कॉन्ट्रैक्शंस बिल्कुल रिदमिक होते हैं। और यहाँ जो मसल प्रेजेंट होती हैं वो स्मूथ मसल होती हैं, स्केलेटल मसल नहीं होती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि स्मूथ मसल्स जो कि इनवॉलेंट्री होती हैं। तो यूरिन फॉर्मेशन और यूरिन के मूवमेंट्स यूरेटर के अंदर हमारी रीच में नहीं होते कि उसे आगे पास ऑन करना है। ओके, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और यूरेटर ऊपर की तरफ जो है वो किडनी से जुड़े हुए हैं, रीनल पेल्विस से जुड़े हुए होते हैं। नीचे की तरफ ये यूरिनरी ब्लैडर से आकर के जुड़ते हैं। इनका डायमीटर जो है बहुत कम होता है, लगभग 10 mm का जो डायमीटर है वो यूरेटर्स का होता है। और यहाँ किडनी स्टोन्स जो हैं वो इजीली ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, वहाँ इजीली रीनल स्टोन जो है वो अटक सकते हैं। ठीक है, जैसे 8 से 10 mm या 10 mm से ज़्यादा का जो भी स्टोन होगा वो यहाँ इजीली ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर सकता है, तो पेशेंट का यूरिन फ्लो भी रुक जाता है। किडनी स्टोन्स जो हैं वो मोस्टली हार्ड ग्रेन्यूल्स जैसे होते हैं, कैल्शियम के, फास्फोरस के, यूरिक एसिड के, प्रोटीन के अलग अलग जो है वो स्टोन्स होते हैं। और ये रीनल पेल्विस में ही बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि यूरिन जो अगर ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है, यूरिन के कंसंट्रेशन के बढ़ जाने पर उसके अंदर जो केमिकल्स हैं वो हार्ड हो करके उनका सेडिमेंटेशन हो जाता है, वो नीचे ही बैठ जाते हैं। तो यूजुअली जो स्टोन्स होते हैं वो छोटे होते हैं और डिटेक्ट भी नहीं करते, लेकिन यूरिन के थ्रू ही वो पास ऑन हो जाते हैं। लेकिन अगर वो बड़े हैं, अगर रीनल स्टोन जो है अगर बड़ा है तो ज़्यादा पेनफुल होता है। कारण कैल्शियम का इंटेक अगर ज़्यादा है, डिहाइड्रेशन ज़्यादा है, पीएच का इम्बैलेंस है, तो किडनी स्टोन हो सकता है। फिर यूरिनरी ब्लैडर एक मस्कुलर सैक है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि होलो खाली होता है, डिस्टेंसिबल मस्कुलर ऑर्गन, और ये डिस्टेंसिबल है इन द पेल्विक कैविटी पोस्टीरियर टू प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये प्यूबिक सिम्फाइसिस के पीछे की तरफ पाया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर का जो फ्लोर है वो ट्राइंगुलर होता है और उसे ट्राइगोन कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है ये ट्राइगोन है। फ्लोर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज स्मॉल ट्राइंगुलर एरिया known as trigon. Two posterior corner of trigon contain 2 ureter opening. Okay, तो ये जो ट्राइगोन के 2 एरियाज हैं ऊपर की तरफ, वहाँ से दोनों यूरेटर राइट और लेफ़्ट, जो राइट किडनी और लेफ़्ट किडनी से आते हैं वो यहाँ आकर के खुलते हैं। ओके, और
नीचे की तरफ जो ओपनिंग है यहाँ ऑरिफाइस, ये यूरिथ्रल ऑरिफाइस की ओपनिंग है जो कि सिंगल ओपनिंग होती है। रिंकल्स टर्न रुगी, ये रुगे तो आपने पहले भी सुना होगा नाम। इसके अंदर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर की वॉल के अंदर कुछ इस तरह के रिंकल्स होते हैं। ठीक है, रिंकल्स को क्या कहते हैं, रुगे कहते हैं। ये अगर आपको ध्यान हो इंटरनल स्ट्रक्चर स्टमक का, तो वहाँ भी हमने पढ़ा था रुगे प्रेजेंट होते हैं जो कि सरफेस एरिया बढ़ाते हैं बेसिकली। इसी वजह से ये ऑर्गन्स, दोनों ही ऑर्गन डिस्टेंसेबल होते हैं, स्टमक भी और यूरिनरी ब्लैडर भी। तो जहाँ ओपनिंग होती है यूरेटर की, वो इन्फेक्शन के लिए कॉमन पॉइंट रहता है, इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस वहाँ होते हैं। ओके, यूरेथ्रा जो है वो यूरिन को बॉडी से बाहर करने के लिए एक कन्वीनियंट पार्ट होता है, एक रूट होता है। ओके, और इसमें जो है यूरिथ्रल स्फिंक्टर लगे होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों, जैसे हमने एनएस के बारे में पढ़ा था कि एनल कैनाल में भी इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स थे। ओके, तो इंटरनल स्फिंक्टर रिटेन यूरिन इन ब्लैडर, क्या करते हैं, यूरिन को ब्लैडर में रखते हैं, स्मूथ मसल और इनवॉलेंट्री होते हैं। ओके, हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं करते, जबकि एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है वो वॉलेंट्री कंट्रोल होता है, इसलिए हम अपनी इच्छा के अनुसार यूरिन को पास कर सकते हैं। 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा यूरेथ्रा जो है वो फीमेल्स में होता है और ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना हुआ होता है जो कि वेजाइना के इंटीरियर वॉल पर होता है। यूरेथ्रल ऑरिफाइस एग्जिट्स बिटवीन वेजाइनल ऑरिफाइस एंड क्लाइटोरिस। ओके, इनके वेजाइनल ऑरिफाइस और क्लाइटोरिस के बीच में यूरेथ्रल ओपनिंग, ऑरिफाइस बार बार मैं बताता हूँ कि इसका अर्थ होता है द्वार या ओपनिंग। तो ये ओपनिंग जो है वो वेजाइनल ऑरिफाइस और क्लाइटोरिस के बीच में होती है। मेल्स के अंदर ये 18 से 20 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है यूरेथ्रा। ठीक है, उसमें 3 पार्ट होते हैं, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और पेनाइल यूरेथ्रा। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा जो कि लगभग 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होता है। ठीक है, और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा 0.5 सेंटीमीटर के आसपास होता है। और ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा कहाँ पर है, फ्लोर ऑफ पेल्विक कैविटी के पास, बस जो ओपनिंग है, कि जो डिवीज़न है, इतना सा हिस्सा ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और पेनाइल यूरेथ्रा जो 15 सेंटीमीटर के लगभग लंबा होता है। यूरिन एलिमिनेशन, यूरिन का पास ऑन करना मिक्चुरेशन कहलाता है, कि जब हमें यूरिन पास करने की अर्ज होती है। यूरिन इज वाइडेड फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। कह सकते हैं अर्ज ऑफ वाइडिंग यूरिन, अर्ज, अर्ज ऑफ वाइडिंग यूरिन, इच्छा होना, वह मिक्चुरेशन कहलाता है। ये एक रिफ्लेक्स प्रोसेस है। इससे क्या है कि संदेश जो है वो सबसे पहले ब्रेन को जाते हैं, तब हम हमारे एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स को ओपन करके यूरिन को पास ऑन कर सकते हैं। ठीक है, और एक बार में हम लगभग 200 ml के आसपास यूरिन को होल्ड कर सकते हैं। यूरिन को 200 ml के लगभग होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये है थ्रेशोल्ड 200 से 250 के आसपास। ठीक है, सॉरी, ये है नॉर्मल अमाउंट जो इजीली होल्ड किया जा सकता है, बट इन पेनफुल कंडीशन, ओके, अगर हैवी टू हैवी होल्ड करना हो तो 500 ml तक ब्लैडर जो है, ब्लैडर की कैपेसिटी है इतना यूरिन होल्ड करने की। इसके बाद वो बर्स्ट हो सकता है, लास्ट लिमिट है। ठीक है, तो जैसे जैसे डिस्टेंशन बढ़ता जाएगा 200 ml के बाद, तो हमें यूरिन पास ऑन करने की अर्ज होती है। ठीक है, हम ये पढ़ चुके हैं, इंटरनल स्फिंक्टर जो है स्मूथ मसल के और इनवॉलेंट्री होते हैं, एक्सटर्नल स्फिंक्टर वॉलेंट्री होते हैं, और ब्लैडर मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो यूरिन पास होता है। इसमें जो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई होती है वो डिट्रूसर मसल जो रिलैक्स करती हैं, इंटरनल स्फिंक्टर जो है वो कंस्ट्रिक्शन का काम करेंगे, और एक्सटर्नल स्फिंक्टर की
के लिए सप्लाई नहीं होती है, सिंपैथेटिक नर्व की सप्लाई नहीं होती। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व की सप्लाई वो यूरिनरी ब्लैडर को एम्प्टी करने के लिए होती है। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बेसिकली रिलैक्सेशन का काम करता है। और सोमैटिक नर्व, ठीक है, सोमैटिक नर्व की सप्लाई एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स को होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये वॉलेंट्री कंट्रोल है, हमारे हाथ में है, इसलिए इसे सोमैटिक नर्व की सप्लाई है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की सप्लाई नहीं होती है। ठीक है, अगर हमें रीनल फंक्शन टेस्ट कराने हों, ठीक है, ये पैथोलॉजी का एक पार्ट आ जाता है, तो रीनल फंक्शन टेस्ट में हम यूरिन का वॉल्यूम, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ओके, रिएक्शंस, केमिकल एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ब्लड यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब हम जांच करवा सकते हैं। तो यूरिन के कंपोजिशन में हम देखते हैं 96% वाटर होता है और 4% सॉलिड्स होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन, अमोनिया, ये सब रहते हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, सल्फेट और क्लोराइड्स होते हैं। यूरिन का एनालिसिस अगर करें तो नॉर्मली जो कलर होता है पेल येलो होता है, वॉल्यूम उसका 1 से 1.5 लीटर होता है पूरे दिन का, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.010 टू 1.025। इसका जो ऑर्डर है, स्मेल है, वो एरोमेटिक, फ्रेश यूरिन लाइट एरोमेटिक रहता है। रिएक्शन जो है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। तो इस प्रकार से हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी ली। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आपको है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।